आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। अशोक, राजदीप, जया, हर्षल, हैप्पी सॉल, नूर, देवेंद्रा, आर्यन, समीम, बेटा सब लोग ठीक ठाक हो? बढ़िया हो बेटा? आज कई दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, 4-5 दिन हो गए क्लास हुए बेटा अपनी। ठीक भाई राजदीप, सब ठीक ठाक, बढ़िया। 4-5 दिन का समय लग गया। हाँ बेटा, गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं बेटा। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बेटा क्या पढ़ रहे थे आप? हाइट एंड डिस्टेंस ना? कुछ याद नहीं है? बताओ। शीट नंबर 2 को पढ़ना स्टार्ट कर लिया था हमने शायद। शीट नंबर 2 को पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। ठीक है बेटा, एक बार रुक जाओ। शीट नंबर 2 को मैं एक बार ऐड कर लेता हूं। 10-15 वाला बेटा वो बताया नहीं था, उसको आज अपन करेंगे पूरा बेटा। जो 10-15 वाली थ्योरी है बेटा, उसको पूरा करेंगे बेटा अपन आज। ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट नंबर 2 एक बार देख लेता भैया, यही है ना? हाँ जी। अच्छा भैया अभिनव कह रहे अर्थमेटिक देखी, मजा आ गया। आएगा भैया, मजा काहे नहीं आएगा, पूरा पढ़ाएंगे तो मजा आएगा ही बेटा। तो भैया बताओ, शीट नंबर 2 में आपने कहां तक के सवाल कर लिए थे बेटा? इस शीट नंबर 2 को बेटा आपने पढ़ना स्टार्ट किया था और शायद आपने थोड़े बहुत कुछ सवाल किए थे ना? कुछ 4-5-7 सवाल किए थे क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले बेटा अपन एक बार 10-15 वाली थ्योरी पढ़ लें बेटा। एक बार 10-15 की थ्योरी को कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे ना। थोड़े से सवाल करेंगे, एक बार एक थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके बाद चीजों को बेटा आगे करेंगे, कंटिन्यू बात करेंगे पूरी। अच्छा एक बात बताओ, आपने 10-15 का मान कभी याद किया था? कभी किसी सवाल में, कभी किसी क्लास में आपने पढ़ा था 10-15 का मान क्या होता है बच्चे? बच्चे बता रहे हैं 2 - √3 किया था सर। देखो इसको तुमने कैसे किया था, तरीका पता है तुम्हें? हमने इस चीज को सिंप्लीफाई करके ज्ञात किया था, सिंप्लीफाई करके। एक बार अपन सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, एक बार आपको बता रहे हैं थ्योरी, थोड़ा चलना डिटेल में बेटा। हमने ये मान पढ़ा था 10-45 - 30, 10-45 - 30 के अकॉर्डिंग ज्ञात किया था 10-15 का मान। और 10a - b का फॉर्मूला होता है, 10a - b का फॉर्मूला होता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। एग्जैक्टली आपने बेटा यही फॉर्मूला अप्लाई किया था, बिल्कुल डिट्टो आपने यही कंसेप्ट तो लगाया था। क्योंकि हमारे सामने इन चीजों का यूज आएगा बेटा, हम इनके आधार पे सवाल बनाएंगे, इसलिए आपको ये रेशो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। 10-45 का मान तो 1 होता है, ये बात बच्चे बच्चे को पता है। 10-45 का मान तो होता है बच्चे, 10-45 का मान 1। तो आपने कहा सर 1 - 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 बनेगा, क्योंकि 10-30 का मान बच्चे 1/√3 होता है। अच्छा ऊपर वाले केस में अगर मैं एलसीएम लूंगा तो √3 ही आएगा। √3 - 1/√3 बटा √3 + 1/√3 बनेगा। √3 से √3 कट जाएगा, हमारे सवाल का उत्तर बनेगा √3 - 1/√3 + 1। बेटा देखो, एक 10-15 का मान ऐसा भी तो कह सकते हैं, 10-15 का एक मान आप ऐसा भी तो कह सकते हो ना। अगर मैं आपसे पूछूं 10-15 की वैल्यू क्या है, हालांकि आपने इसको आगे सिंप्लीफाइड करके 2 - √3 लिखा था, वो अलग बात है, उसको बाद में करेंगे। फिलहाल मुझे बताओ 10-15 को आप ये कह सकते हो? ये चीज अपने माइंड में ध्यान रखना, कभी कभी किसी सवाल में आपके काम आ जाएगी। 10-15 का मान क्या होता है? तो आप कहना जी √3 - 1/√3 + 1 होता है सर। और वैसे आप मुझे बताओ, एक राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं, एक समकोण त्रिभुज की बात करता हूं, ये वाला एंगल मान लो 15 डिग्री है, ये वाला एंगल मान लो 15 डिग्री है, 15 डिग्री। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है बच्चों, ये जो साइड है लंब, ये √3 - 1 रहेगा। बेस हमारा √3 + 1 रहेगा। लंब बटे आधार होता है ना बच्चे, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आप मुझे बताइए हाइपोटेनियस क्या रहेगा? हाइपोटेनियस कहने से इसका स्क्वायर जोड़कर रूट करना पड़ेगा। अगर मैं इसका स्क्वायर जोड़ूंगा तो ये बनेगा 4 - 2√3। इसका स्क्वायर करूंगा तो बनेगा 4 + 2√3। ये दोनों कटेंगे और पूरी कहानी आएगी रूट के अंदर 8। रूट के अंदर 8 को लिख सकता हूं 2√2। रूट के अंदर 8 को लिख सकते हैं 2√2।
एक बार बेटा सारे बच्चे इस कहानी को देखकर बता दो जी, प्रॉपर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया क्या? 15 डिग्री पर जो रेशो बनते हैं बेटा, उन रेशो के बारे में बात बता रहा हूं, उन रेशो को आपको लिखने का प्रयास करके बता रहा हूं कि कैसे कैसे आप इन चीजों को क्वालिफाई वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि आपने एक शॉर्ट एंड स्वीट सा कंक्लूजन निकाल लिया, अब हमें माथापच्ची करने की नीड नहीं है, अब वो बार बार सवालों में वेरीफाई करने की बात नहीं है। हम देखो एक बात जानते हैं बेटा, ये वाला एंगल बनेगा 15 डिग्री। अरे याद देना एक बात, चल ठीक, 2-3 दिन हो गए बेटा, तेरा ये फोन फान भी बंद हो रहे हैं आजकल। तो सुनो, रूट, आप ये बात जानते हैं ना, ये बच्चे बच्चे को बात पता है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732 वैल्यू होती है 1.732। तो 15 डिग्री के सामने भुजा छोटी आएगी बेटा, है ये बात तो अब बताने की नीड थोड़ी है। 75 डिग्री के सामने की भुजा बड़ी और 15 के सामने की भुजा छोटी। और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 30 डिग्री में, 60 डिग्री में, 30 डिग्री में, 60 डिग्री में √3 का खेल होता है। उसमें 60 के सामने की भुजा √3, 60 के सामने की भुजा √3 होती है। तो इसमें क्या होता है बेटा, 15 के सामने की भुजा होगी √3 - 1, 75 के सामने की भुजा √3 + 1, और ये वाली साइड बनती है 2√2। यानी कि 15 डिग्री के मामले में मैं आपको अगर एक भुजाओं का रेशो बताऊं, रेशो, तो आप ये कह सकते हो क्या कि AB अनुपात BC अनुपात AC की अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर इस सवाल में √3 - 1 है, ये साइड बेटा √3 + 1 है, और ये वाली साइड 2√2 है। आप ये कहिएगा कि ये 15 डिग्री के सामने की भुजा का रेशो है। 15 डिग्री के सामने की भुजा ये वाली होती है, ये 75 डिग्री के सामने की भुजा होती है, 75 डिग्री के सामने की भुजा √3 + 1 होती है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा ये होती है। रेशो की स्टडी करनी है बच्चों आपको, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक पूरा पूरा रेशो के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, रेशो से बात बनती है। सारे बच्चे बता दो, इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें? ठीक है जी, एक रेशो तो आपने बना लिया √3 - 1, √3 + 1 और 2√2। अब थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं, अब थोड़ा सा काम बेटा एक और कर लेते हैं, इसी चीज को अपन थोड़ा सा आगे और डिटेल में बात कर लेते हैं ताकि आप रेशो को बनाने में कंफर्ट फील करें। देखो जो तरीका तुम्हें बता रहा हूं ना, इससे डायरेक्ट सवाल होंगे, डायरेक्ट। ये 15 है, ये 75 है, नाम दे लीजिए ABC ताकि समझना आसान रहे। बेटा ये वाली साइड आपको पता है √3 - 1 थी, ये वाली साइड पता है √3 + 1 है, और ये वाली साइड आपको पता है 2√2 है, 2√2। मैं ये जो रेशो बनते हैं बेटा, इनको एक प्रकार से अपन बोलते हैं ना ट्रिपलेट। तो इनमें अगर तीनों चीजों को सेम टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, तीनों को 2 से कर दूं, तीनों को 1 से डिवाइड कर दूं, या 2 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी ट्रिपलेट को फॉलो करते ही करते हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं इसको √3 + 1 बता दूं, अगर मैं इसको √3 + 1 से डिवाइड कर दूं, इसको भी √3 + 1 से डिवाइड कर दूं, ऐसा कर सकता हूं क्या? ऐसा क्यों करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी तुम्हें आइडिया पड़ जाएगा कि ऐसा अपन क्यों करते हैं। तीनों को मैंने √3 + 1 से डिवाइड कर दिया, तीनों को मैंने √3 + 1 से डिवाइड कर दिया। अब बताओ, अब ये कहानी क्या बन गई, ध्यान देना। ये है भुजा A, ये B और ये C। ये एंगल है दोस्तों 15 डिग्री का, और ये एंगल है 75 डिग्री का। ये बटा में बताओ एक यूनिट आ गया, एक यूनिट। अगर मैं √3 + 1 में √3 + 1 का भाग दूंगा तो ये बनेगा 1 यूनिट। अच्छा, अब चर्चा करते हैं AB के बारे में। AB कितना आ रहा है? AB आप कहोगे सर √3 - 1 बटा √3 + 1 आ रहा है। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का तरीका बच्चे बच्चे को पता है। सिंप्लीफाई इसको अपन ऐसे करते हैं, ऊपर क्या बनेगा बेटा, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा इसका स्क्वायर 4 - 2√3, बटा में बनेगा 2, काट पीट कर आतंक मचाकर आ गया 2 - √3। ये वाली कहानी बन गई बेटा 2 - √3। एक नया रेशो आपके सामने आ गया, एक नया रेशो आपके सामने आ गया, 1 यूनिट, और तो ये बनेगा 2 - √3। बेटा AC के बारे में बात करो, AC कितना बनेगा, 2√2 बटा में √3 + 1। इसको भी आप कर लो रेशनलाइज, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लो। ये 15 डिग्री की थ्योरी थोड़ा सा तुम्हें पढ़ने में ऑकवर्ड लगेगी, लेकिन बेटा मुश्किल नहीं है, चीजें आसान है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। बटा में कितना, 2 बनेगा क्या, बताओ बेटा, बटा में 2 बनना चाहिए, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये बन गया जी √2 के गुणा में √3 - 1। ये बन गया √2 के मल्टीप्लाई में √3 - 1, √2 के मल्टीप्लाई में √3 - 1, √2 के मल्टीप्लाई में √3 - 1। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर बेटा
75 डिग्री के सामने की भुजा, 75 डिग्री के सामने की भुजा 1 यूनिट है। 75 डिग्री के सामने की भुजा अगर 1 यूनिट है तो 15 डिग्री के सामने की भुजा 2 माइनस रूट 3 आएगी, 2 माइनस रूट 3 आएगी, और हाइपोटेनियस उस केस में √2 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 आएगा, √3 माइनस 1 आएगा। ये बात को नोट कीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो इस पर काम बन जाएगा, इस पर बात बन जाएगी बेटा। हाँ कह सकते हो भैया, एक ही बात है दीपक, दीपक कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर आप इस √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो √6 माइनस √2 कह दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, बात तो एक ही है, तुम्हारी इच्छा है भाई। ये मतलब रेशो को समझने की बात है। अच्छा एक एग्जांपल मुझे और बता दीजिए, तीसरे एग्जांपल की थ्योरी एक मुझे और बता दीजिए, फिर उसके बाद आगे के सवाल करना शुरू करेंगे। आपको पता है ये एंगल था 15 डिग्री का, ये साइड बनती है √3 माइनस 1, ये साइड बनती है √3 प्लस 1, क्योंकि ये एंगल था 75 डिग्री का, और ये 2√2 बनता है। आपने कहा जी हाँ सर आपने बताया था, ये एंगल हमने याद कर लिया। अब की बार मैं काम करता हूं, देखो इसमें क्या किया था, 1 से डिवाइड किया था प्लस वाले से, अब की बार माइनस वाले से डिवाइड कर लीजिए। जब सारी कहानी बताऊंगा ना एक साथ तब कहोगे वाह सर वाह, अब सवाल मेंटली बनते जा रहे हैं, अब सवालों में दिक्कत नहीं है, अब सवाल चुटकी में बनते जा रहे हैं। बस प्रैक्टिस एक मात्र जरिया है सवालों पे कमांड बनाने का। 15 डिग्री 75 डिग्री नाम दे लेता हूं ए बी सी, ताकि आपको बताना आसान रहे। 1 यूनिट मान जाएगा, 1 यूनिट, जी हाँ। अच्छा बीसी को क्या लिखूं भाई, बीसी को आप कहोगे √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, गुणा करोगे अपोजिट साइन से। अब ये काम मेंटली हो जाने चाहिए, अब ये काम बेटा मेंटली बनने चाहिए। 2 प्लस √3 बनेगा, आई ना बात समझ में। 4-5 बार अगर सवाल कर लोगे, 4-5 बार अगर सवाल कर लोगे बेटा, तो क्या सारी चीजें दिमाग में सेव हो जाएंगी। 2√2 के बटा में √3 माइनस 1। अब बालक समझ गए गुरुजी कहना क्या चाहते हो, अब हम समझ गए कहना क्या चाहते हो। √2 और ये है √3 प्लस 1, ये बनेगा जी √2 गुणा में √3 प्लस 1। ये तोड़ तुम्हें सीखना है बातों का। एक बार यहां तक की बता दो कहानी, कुछ कुछ बात समझ में आई क्या। सारी बातें रिपीट करूंगा, चिंता मत करो, एक एक पॉइंट को तुम्हें दोबारा बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत एक बार आपको बेसिक सा क्लियर होना चाहिए कि मैं इन रेशियो का पर्पज। देखो ये बात फिक्स है बच्चे, अगर हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनेगा नॉर्मल बनेगा, 30 और 60 पे सवाल बनते हैं, कई बार सवाल बन जाते हैं 15 पे, तो 15 और 75 की थ्योरी क्या है उसको बता रहा हूं ध्यान से। फिर से एक बार देखो, शॉर्ट में रिकैप बता रहा हूं शॉर्ट में। आज एक बालक यूट्यूब की क्लास में ना बार बार कमेंट कर रहा था कि सर आप तो एक बात को 10 बार बताते हो, कई कई मास्टर तो एक बार बताकर सब समझा देते हैं, आप 10 बार क्यों बताते हो। तो भैया मैं उसको बता रहा था कि मैं 10 बार इसलिए बताता हूं भैया, ताकि हर एक बालक बात को समझ पाए। जो बालक इन टॉपिक से डरते हैं ना वो भी समझ पाए बेटा। 10-10 बार बताने पर भी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं बेटा। हाँ भाई अपना तरीका ही ऐसा है कि मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बच्चा बाद में उस चीज को लेकर संशय में ना आए। 15 डिग्री और 75 डिग्री, मैं आपको 3 बार अलग अलग रेशो बताऊंगा, गौर करना। पहला बेटा रेशो आपके सामने बनता है √3 माइनस 1, अगर ये बनता हो, क्या ये √3 प्लस 1 बनेगा, क्या ये 2√2 बनेगा। पहला रेशो आपको ये समझना है। 15 डिग्री के सामने बच्चों √3 माइनस 1, 75 के सामने √3 प्लस 1, और 2√2 तो ये फिक्स है, ये वाली बात बनती है। इसी चीज को अपन ने ड्राइव किया बेटा, इसी चीज को तो अपन ने 2 अलग अलग टाइप से ड्राइव किया था, इसी से अपन ने 2 और फॉर्मूले अलग अलग बना दिए। कौन से बनाए ये भी समझ लो। एक ट्राइंगल है ए बी सी, अगर कभी बेटा 15 डिग्री के सामने की भुजा को, बेटा 15 डिग्री के सामने की भुजा को 1 यूनिट मान लिया जाए, गौर करना, गलती मत करना, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए बेटा। अगर 15 के सामने 1 मान रहे हो ना, तो 75 के सामने की भुजा 1 से बड़ी आएगी बेटा, 1 से बड़ी आएगी ना। 75 के सामने की भुजा क्या बताओ 1 से बड़ी आएगी, तो आप कहना जी 2 प्लस √3 आएगी सब। इसमें प्लस माइनस का खेल चलता है, इसमें बेटा प्लस माइनस का खेल चलता है। 15 के सामने अगर 1 है ना, 15 के सामने 1 है ना, तो 75 के सामने आएगा 2 प्लस √3, और यहां √2 के मल्टीप्लाई में देखो √2 तो आना ही आना है, √2 तो आना ही आना है बेटा, √2 तो फिक्स है, अंदर में कर दो √3 प्लस 1, खत्म बात। मतलब बड़ी बड़ी संख्याएं आनी चाहिए, बड़े बड़े पॉइंट आने चाहिए, बड़े बड़े नाम आने चाहिए। एक बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्त। अगला पॉइंट क्या है, गौर करना। अगर कभी मैं ये 15 डिग्री का एंगल चल रहा है, ये 75 डिग्री का एंगल चल रहा है, 75 डिग्री के सामने की भुजा को 1 यूनिट मान लो,
75 के सामने तुमने 1 मान लिया, 1, तो ये तो 1 से कम आएगा, ये तो 1 से कम आएगा। 1 से कम का मतलब 2 माइनस रूट 3, 1 से कम का मतलब 2 माइनस रूट 3। कॉमन सेंस लगाओ बेटा, रूट 3 का मतलब होता है 1.73। 2 में से 1.73 घटाऊंगा तो 0.27 आएगा, जो कि 1 से बहुत छोटा होता है। सही बात है। ये वाला पॉइंट रूट 2 के गुणा में आएगा रूट 3 माइनस 1। ये वाला पॉइंट माइनस की थ्योरी में आ जाएगा और वो प्लस की थ्योरी में था। ये तीनों प्रकार के रेशो क्लियर होने चाहिए, तीनों प्रकार की बातें आपके सामने बननी चाहिए। इज इट ओके? बस इतनी सी थ्योरी थी, इनसे ही सारे सवाल बन जाएंगे, इनसे ही बात बन जाएगी। अब आ जाओ सवालों पे, पहले कुछ सवाल करते हैं। अब सवाल कैसा भी आ जाए, 15 का, 30 का, 45 सारे कर पाएंगे। हमने कितने सवाल कर लिए थे? 7, 8, 9, 11 कर लिए थे क्या? चलो ये 11। ये बताओ बेटा, ये 11 नंबर क्वेश्चन डन है? ये दोबारा बताया जाए। पेड़ को तोड़ने का सवाल था, पेड़ को तोड़ने का। तो पेड़ को तोड़ के आपने उत्तर ज्ञात किया था, मुझे याद नहीं आंसर क्या आया था उस दिन, जो भी आया था वो ठीक था मतलब। ओके। एक वर्टिकल पोल बेटा 15 फीट ऊंचा है, एक निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है। मेरी बात सुनिएगा, ये तुम्हारे पास बेटा एक खंबा है, एक पोल है इतना बड़ा, ठीक है। अब ये निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है और ऊपर का भाग जो खंबे से पूरी तरह से अलग नहीं हुआ, जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। एक बात बताओ, ये खंबा पूरा बेटा 15 फीट ऊंचा है, 15 फीट, तो यहां से मान लो टूट गया, यहां से टूट गया। अब टूटकर ये जो भाग इस पर ऐसे गिरेगा बच्चे, टूटकर जो भाग ऐसे इस पर गिरेगा, ये जमीन को टच हो गया। आप जस्ट ढांचे को समझो कि लैंग्वेज की बात क्या है बच्चे। देखो पूरी तरह अलग नहीं हुआ, उससे ऐसे फोल्ड होके जमीन तक आ गया बच्चे, और यहां से इसने 30 डिग्री का एंगल बना दिया, जमीन से इसने 30 डिग्री का एंगल बना दिया। आप मुझे एक बात बताइए, एक बात मुझे बता दीजिए दोस्त, 30 डिग्री के मामले में आपको रेशो पता है ना? ये वाला रेशो 1 होता है, बेस रूट 3 होता है, और यहां 2 हुआ करता है क्या? यहां 1, ये रूट 2 और ये 3 हुआ करता है, ये तो होता है। हाँ सर। अच्छा, आपको मैंने बताया कि 15 फीट ऊंचा खंबा है। 15 का मतलब क्या था? अरे पहले खंबे की ऊंचाई ये और ये मिलाकर तो थी, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर मिलाकर तो थी। तो आपको ये बात पता लग गई कि सर 3 यूनिट की वैल्यू 15 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और खंबा दोस्तों 1 से टूटा है। खंबा मैंने पूछा कि खंबे की ऊंचाई याद कीजिए जहां से वह टूटा है, तो बच्चे इस 5 की ऊंचाई से टूटा होगा। आपके सवाल का उत्तर बनेगा 5 फीट। 5 फीट इज द करेक्ट आंसर। 5 फीट आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 10 फीट नहीं आएगा नीलेश, कह रहा है कि जहां से वो टूटा है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेटा ये तो 5 फीट से टूटा है ना बेटा। बॉटम से देखते हैं बेटा, ऊंचाई हमेशा बेटा बॉटम से देखेंगे, तो बॉटम से तो 5 फीट से टूटा ही है। तूफान में एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी को छूता है। भैया एक पेड़ था, गिर गया बेचारा, टूट गया, टूटकर बेटा ऐसा लटक गया और जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। 30 डिग्री देखते ही ना आपके मन में एक बात आ जाती है कि एक ये रूट 3 और ये 2 होता है, खत्म। 1 रूट 3 और 2 होता है, ये रेशो आपको दिमाग में सेव होना चाहिए। और ये इस सवाल में रूट 3 की वैल्यू 15 मीटर दी गई है क्या? बताना एक बार बेटा। रूट 3 की वैल्यू 15 मीटर दी गई है, जी हाँ। 1 की वैल्यू आ गई 15 बटे रूट 3। 15 बटे रूट 3 को बोल सकते हैं 5 रूट 3 मीटर। मैंने पूछा पेड़ की कुल ऊंचाई, बेटा कुल ऊंचाई का मतलब आपको 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। कुल ऊंचाई का मतलब 1 और 2 3, ये पूरी आएगी बेटा, पूरी ज्ञात करनी है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 15 रूट 3 मीटर शुड बी राइट आंसर। 15 रूट 3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नहीं शीतल, हमसे यह पूछा गया था कि कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो पेड़ तो बेटा इतना बड़ा था, अब इतनी ऊंचाई से टूटा बेटा, यहां से टूटा है बेटा, इतना भाग तो अभी भी स्टैंड है। ये वाला भाग टूटा है ना बच्चे, ये भाग तो आज भी स्टैंड है। ये ऊपर का भाग टूटा है, तो इतनी ऊंचाई से यहां से ये पेड़ टूटा है, यहां से कितनी हाइट से टूटा है बच्चे? तो हाइट बेटा 5 से टूटा है। नहीं यहां तो 15, ये तो बेटा ये तो अलग सवाल है, मैंने उसकी बात का जवाब दिया है, पुराने वाले सवाल का बेटा, पुराने वाले क्वेश्चन का जवाब दिया है। बताइए ये सवाल भी सेम ऐसा ही है क्या? बेटा ये सवाल भी सेम ऐसा ही है जैसा आपने अभी अभी किया था, डिट्टो सवाल है, बन गया होगा आपसे ये। 14 नंबर सवाल एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तूफान से एक खंबा टूट गया, उसका सिरा जमीन से 20 मीटर दूरी पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, भूमि से टकराया,
टूटने से पहले खंबे की ऊंचाई क्या थी? कुछ नहीं है, माइंड में सवाल बन जाने चाहिए, माइंड में सवाल बन जाने चाहिए। अभी बताऊंगा, एक बार रुक जाओ बेटा। डायरेक्ट इस सवाल की ट्रिक बन गई क्या? 3-4 सवाल करवा के मैं तुम्हें ट्रिक बताता, लेकिन तुम तो इतने तेज बालक हो, तो पहले ज्ञात कर लेते हो। आपको पता है √3 की वैल्यू आ रही है 20 मीटर, एक की वैल्यू आएगी 20/√3। सॉरी 2 लिखना पड़ेगा, तो अरे वो 3 लास्ट में बनेगा ना यार, समझा करो बात को आप, 3 लास्ट में बनेगा, थोड़ा मास्टर तुम्हारा एडवांस चलता है, इतनी बात को समझ लिया करो। 20√3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, बी आंसर काहे बता रहे हो बेटा? अरे बी आंसर काहे बता रहे हो बेटा जागृति? ए आंसर बनेगा। 60√3 नहीं आएगा, 20√3 आएगा। डायरेक्ट ये कहोगे 30√3, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो ऑप्शन नहीं है। अच्छा, पेड़ का ऊपरी भाग जिसकी लंबाई 30 है, हाइपोटेनियस बेटा, हाइपोटेनियस दिया 30, हाइपोटेनियस अगर 30 दिया है, आप ये बताओगे क्या कि 2 की वैल्यू 30 है, 3 की वैल्यू 45? क्या बच्चों, इतना लिखना काफी है क्या? इस सवाल को इतना लिखना काफी है कि 2 की वैल्यू 30, 3 की वैल्यू 45, खत्म। वैल्यू सिस्टम कितना काम की चीज है ना बेटा, है? वैल्यू सिस्टम कितना काम की चीज है, मतलब कोई भी टॉपिक उठा लो, बीच में ये तो आके घुस जाता है बच्चे, ये तो अपनी जगह बना लेता है, चाहे बात करो मेंसुरेशन की, चाहे बात करो ज्योमेट्री की, सब में काम कर लेता है बेटा ये। अच्छा जी, देखो एक फॉर्मूले पर बेस सवाल करते हैं बेटा, एक फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन करते हैं, हालांकि इसको आप ना कॉट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। एक बात और समझते हैं, एक पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, ओके, तूफान की वजह से इस प्रकार से टूट जाता है कि पेड़ का शीर्ष पेड़ के तल से x मीटर की दूरी पर गिरता है, ओके। उस ऊंचाई को ज्ञात कीजिए, उस ऊंचाई को ज्ञात कीजिए जहां से पेड़ टूटता है, जहां से ये पेड़ टूटता है, उस वाली ऊंचाई को आपने फाइंड आउट करना है जहां से ये पेड़ टूटता है। ए ट्री ऑफ हाइट h मीटर इज ब्रोकन बाय स्टॉर्म इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर। एक बात बताइए, ये एक पेड़ है, यहां से दूरी पर ये मान लो पेड़ इससे ऊंचा था और ये टूटकर यहां ये भाग मिल गया। देखो पेड़ की पूरी ऊंचाई है ना, अब बार बार लिखने की नीड नहीं है बेटा। ये h मीटर पता है क्या होगा, आप मेरी बात समझना, कि ये ए बी और सी, जो पेड़ था ना, पेड़ की ऊंचाई h थी ना, वो एक्चुअल में ए बी और ए सी का जोड़ है। वो ए बी और ए सी का जोड़ है क्या? ए बी और ए सी का जोड़ है क्या? नहीं नहीं बेटा, पहाड़ी बॉय सूरज बेटा, इसमें तुम्हें एंगल दिया क्या? 30 दिया कि 60 दिया? कोई तुम्हें बात दी गई क्या? ये सिर्फ बेटा, सिर्फ इसमें ना आपको वो एंगल लगाना है। एंगल कौन सा? हाइपोटेनियस जो थ्योरम है ना पाइथागोरस, उसका यूज करना है। ये वाली एच को कई बच्चे क्या करते हैं, एच ये मान लेते हैं। एच ये मत मानना, एच जो है ना वो ए बी और एसी का, जो ए बी और एसी का जोड़ है, ए बी और एसी का जोड़ है, और एक्स मीटर की दूरी पर गिरता है, एक्स मीटर की दूरी पर गिरता है, एक्स मीटर ये गिरता है। ये तुम्हें सवाल दिया गया, ये तुम्हें क्वेश्चन दिया गया बेटा, ये वाली तुम्हें बात दी गई कि ए बी और एसी और ये एच स्क्वायर। अच्छा, आपने कभी जीवन में एक पढ़ी होगी पाइथागोरस? ए बी याद करना है, ये इसको कुछ लिख लेते हैं, या ए बी से जानने तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप तो ये पढ़ते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तुम्हें पता है? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बच्चे बच्चे जानते हैं, बच्चे बच्चे को ये बात पता है कि पाइथागोरस एक थ्योरम होती है। पाइथागोरस का मतलब होता है एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? अच्छा एक बात बताओ, ये लिखा हुआ है एसी का स्क्वायर बराबर, मेरे को एबी की टर्म में आंसर चाहिए, एबी की टर्म में, एबी की टर्म में आंसर चाहिए ना, तो अपने सवाल से अपन क्या करते हैं, एबी की टर्म में आंसर चाहिए, तो यहां से एसी को इधर ले आता हूं, कुछ भी ले आओ, आपकी मर्जी है। आप एसी की जगह पे लिख सकते हो क्या, एच माइनस ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। कोई दिक्कत होगी आपको? अभी तक हमने कुछ नहीं किया बच्चे, मैं सिर्फ साइड के नाम लिख रहा हूं और साइड के नाम लिखकर उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ये वीडियो बीच में आएगी, हटाता हूं एक बार यहां से, यहां ले आओ। सुनो, एच स्क्वायर माइनस प्लस ए बी का स्क्वायर बनेगा माइनस 2h ए बी बनेगा बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी की जगह लिख दो एक्स स्क्वायर। यहां तक बेटा बात समझ में मुझे बताओ, इस ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इनमें से आपने अब कहानी बना दी
तन्मय भैया क्या रिपीट करूं यार, पाइथागोरस की बेटा थ्योरम लगाई है और मैंने कुछ किया ही नहीं सवाल में। पाइथागोरस की थ्योरम लगाई है और पाइथागोरस तो आनी चाहिए ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बच्चों ये बात समझ में आई? अब मैंने क्या करा, इस AB को मैं ले गया उस साइड में, AB को ले गया उस साइड में, तो ये बन गया h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में आ गया 2h। AB की अगर आपको वैल्यू ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे, AB की वैल्यू आएगी बच्चे h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में आएगा 2h। इतनी ऊंचाई से आपका पेट टूट गया था, इतनी ऊंचाई से आपका पेट टूट गया था। क्या ध्यान से बताओ, देखकर सवाल समझ पा रहे हो क्या? इसमें देखो एंगल का कोई यूज नहीं है बेटा, हमें कोई 30 डिग्री कोई 60 डिग्री बताया थोड़ी है। वो ऊपर का भाग टूट के यहां तक गिर गया तो हमें इस सवाल में फर्क नहीं पड़ता, हमें इस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें 30 डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री का एंगल बनाया। डायरेक्ट उस टर्म को देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। ओके, आगे बढ़े। एसी का वैल्यू रिपीट, अरे भैया तुमको सवाल तो पढ़ लो एक बार। एक पेड़ की ऊंचाई h मीटर है भैया, पूरा पेड़ h मीटर का है, पूरा पेड़ h मीटर का। तूफान की वजह से टूट गया कि पेड़ के शीर्ष पेड़ के तल से x मीटर की दूरी पर गिरता है, ऐसे बीच में से टूट गया। तो पूरा पेड़ तो ये इतना लंबा था, यहां से ये वाला भाग टूटकर इधर गिर गया बेटा, यहां से पेड़ ये टूटकर इतना बड़ा यहां गिर गया। तो ये जो हाइट है ना, हाइट ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जोड़ तो होगा। ये जो पेड़ की ऊंचाई है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जोड़ता होगा। ऐसे कितने सवाल कर लिए। ये भैया तन्मय का भैया मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, जब मैं आपको टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं आप समझो। और ये बालक देखो क्या डाउट भेज रहा है बेटा, देखो क्या सवाल भेज रहे हैं ये। इधर अपन बात कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस की और ये सवाल भेज रहे हैं ये वाले, और फिर कहते हैं रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो। भाई आप एक बात को समझो ना, एक कंसेप्ट समझो बेटा। आपके पास ये इतना बड़ा मान लो टावर है, इतना बड़ा मान लो यहां पर एक टावर रखा हुआ है, एक कोई पोल लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये पोल बेटा आपने लगाया है, यहां पर मैंने इसको बीच में से क्रैक कर दिया। अच्छा, इस पूरे की ऊंचाई मान लो h है, हाइट इसकी h है, ये पूरा इस पूरे की ऊंचाई h है, h। लेकिन क्या हुआ, कोई तूफान आया, आंधी आई, आंधी आकर बेटा ये पोल टूट गया। आंधी आने के बाद ये पोल टूट गया और यहां जाकर गिरा बच्चे, यहां जाकर ये पोल गिर गया, इस वाले जगह पर, इस वाले प्लेस पर ये पोल जाकर गिर गया। अब आपने जब यहां गिरा ना तो कुछ ना कुछ एंगल तो बना ही होगा, पर हमें उस एंगल के बारे में पता नहीं है, हमें उस एंगल के बारे में पता नहीं है दोस्त। सवाल कहता भी x मीटर दूर गिरा है, x मीटर दूर, और हमसे ये जो ऊंचाई है ना, ये वाली ऊंचाई, इसकी वैल्यू पूछिए। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इस पॉइंट को A लिख लिया, इसको B लिख लिया, इसको C लिख लिया। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बेटा इस सवाल में अप्लाई करने बताई। मैंने कहा भैया जीवन में मैं एक बात जानता हूं कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी पता है, एक तो BC की वैल्यू पता है x, एक मेरे को h पता है। h क्या था, h था बच्चे AB और BC के जोड़ के बराबर, AB और BC के जोड़ के बराबर है। अरे पूरे टावर की, पूरे पेड़ की ऊंचाई है ना, दोनों को जोड़कर ही तो थी। ये इतना बड़ा पैन है, बीच में से टूट गया, पहले तो लंबाई पूरे की काउंट होगी। तो आपने कहा गुरुजी ये वाली कहानी पता लग गई। अब हमें इस AB को ज्ञात करना है, यानी AB की वैल्यू ज्ञात करनी है, AB की वैल्यू। अरे हाँ, AB प्लस AC है बेटा, AB प्लस AC है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, इतना मतलब माइंड मत किया करो, भावनाओं को समझ लिया करो। पूरे पेड़, अब देखो ये AC, मेरे को AC से मतलब नहीं है, मेरे को AB का टर्म चाहिए, AB का टर्म। मेरे को वैल्यू तो AB की ज्ञात करनी है, तो मैं AB की जगह लिख लेता हूं H माइनस AB। AC की जो वैल्यू है ना, AC की वैल्यू है, AC को लिख लेता हूं H माइनस AB। इससे क्या होगा, इससे अपना सवाल AB की टर्म में आ जाएगा और AB की टर्म को ज्ञात कर लूंगा। यहां बन गया H माइनस AB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये बन गया H स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2H AB बराबर AB का स्क्वायर प्लस हो गया X का स्क्वायर, AB से AB का स्क्वायर कट गया। यहां से करूंगा H स्क्वायर माइनस X स्क्वायर बराबर 2HAB। आप कहना जी AB का मान कितना आएगा, H स्क्वायर माइनस X स्क्वायर अपॉन 2H, ये उत्तर था। इतनी ऊंचाई से आपका पेट टूट गया था। एंगल की बात नहीं कर रहा, इसका मतलब पाइथागोरस का यूज करेगा और पाइथागोरस के आधार पे सवाल दिया गया था। अब बताओ समझ में आया। पाइथागोरस है बेटा, केवल पाइथागोरस है, और इस सवाल में कुछ नहीं था। पाइथागोरस के अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। सुनो बेटा, दो व्यक्ति एक टावर के एक ही ओर खड़े हैं, ठीक है।
टावर के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री मापते हैं। टावर की ऊंचाई 30 है। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी लगभग ज्ञात करनी है, अप्रोक्स ज्ञात करनी है। तो भैया सीधी सी बात है, मेरी बात को समझ लो। अब ये बात चिंता मत करना, कहीं नालायकों वाले काम कर दो पिटाई बहुत हो जाएगी। कई लोग क्या करते हैं, 45 को मान लेते हैं दूर, 30 को पास मान लेते हैं। अब ये तुम्हें इतना पता होना चाहिए, जैसे जैसे टावर के पास जाते हैं, जैसे जैसे टावर के पास जाते हैं, वैसे वैसे एंगल बढ़ता है। टावर के पास जाने पर एंगल बढ़ता है, तो दूर वाला एंगल होगा 30 का और पास का एंगल बनेगा 45 का। क्लियर? यहां देखो, अब वैल्यूज को आप जस्ट माइंड में एज्यूम क्या करो, ये ए बी सी डी लिखने वाले काम फर्जी होते हैं। तुम्हें लिखने का कष्ट मत किया करो, लिखने की बात मत किया करो बेटा। पहले बता दो, ट्रायंगल एबीसी में ये रेशो 1:1 बनेगा, और ए बी डी की बात करोगे तो ये वाला पूरा पूरा √3 बनेगा। ये इतना सा भाग √3 - 1 बनेगा। ये रेशो बेटा माइंड में एज्यूम कर लेना, इनके लिए ना बार बार ऐसे लिखना मत, ये चीजें बस हो जाना चाहिए बेटा। टावर की ऊंचाई 30 मीटर है, एक यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 30 मीटर। √3 - 1 यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी, 30 मल्टीप्लाई √3 - 1 बनेगा। अब बच्चे कह रहे हैं मुझे कैलकुलेशन मत करो भैया, इसका गुणा करना है 0.73 से। 0.73 से करोगे तो उत्तर 30 से कम आएगा, उत्तर 30 से कम आएगा। 21 के आसपास बनेगा, 21 के आसपास, 21 के आसपास बनेगा, उत्तर बनेगा डी ऑप्शन, खत्म। अब ये जजमेंट लगा दिया करो, कॉमन सेंस लगा दिया करो, ऐसा नहीं है कि पूरा सवाल कहीं करने बैठ जाएंगे। 30 का गुणा 0.7 से करोगे तो भैया 21 के आसपास का बनेगा, 21-22 के बीच बनेगा। हाँ ठीक है, हो गया बेटा, खत्म। 300 मीटर टावर के एक की तरफ। अब देखो माइंड में सवाल करेंगे, पेन नहीं उठाएंगे। मैं तो कह रहा हूं डायग्राम मत बनाओ, लेकिन स्टार्टिंग में बच्चों को टॉपिक में चिंता होती है तो वो डायग्राम बना लेते हैं, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद, एक चीजों को मतलब बढ़िया तरीके से करने के बाद में वो डायग्राम नहीं बनाते हैं बच्चे। लेकिन एक बार अगर आपको दिक्कत हो रही है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता, तो आप डायग्राम पे कमांड कर सकते हैं। अब देखो चिंता की कोई बात नहीं है, ये दो एंगल है, ये दो एंगल है। ये वाला एंगल बनेगा दोस्तों 45 और ये वाला एंगल बनेगा 60। ठीक है, आपने कहा 60 के सामने √3 मानना है, इसको √3 मान लो, इसको 1 मान लो, तो ये पूरा भी √3 कहलाएगा। अरे 45 के सिस्टम में, 45 के सिस्टम में √3 बनता है ना, मैं तो 60 के सामने √3 मान लेता हूं, कहानी खत्म हो जाती है बच्चे। ये वाली दूरी लगभग 0.73 मान लो, लगभग। हालांकि वैल्यूज आगे खूब होती है, पर अपन तो एक जजमेंट मानते हैं बेटा, जजमेंट मानते हैं। अच्छा, टावर 300 मीटर ऊंचा है, टावर 300 मीटर ऊंचा है, √3 की वैल्यू आपको दी गई है 300 मीटर। एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 300/√3, 300/√3 आएगी, 300/√3 आएगी। इसको बोल सकते हो 100√3, इसको बोल सकते हो 100√3। एक की वैल्यू इतनी आ गई, और √3 - 1 की वैल्यू कितनी आएगी, √3 - 1 की वैल्यू आएगी 100√3 मल्टीप्लाई √3 - 1। ये दोनों आर्टिकल के बीच की दूरी है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। ये बनेगा पूरा 300 और माइनस बनेगा 100√3। 300 माइनस 173.2। √3 की वैल्यू आप याद कर लेना, बार बार सवालों में काम आएगी, बार बार क्वेश्चंस में अप्लाई करनी पड़ेगी। आप घटा के देखो बेटा, 126 पॉइंट समथिंग आएगा, 126.8 ऑप्शन दिया हुआ है, खत्म। बेटा सारे बच्चे ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि आप भी इन सवालों को कर पा रहे हो बेटा साथ साथ में। ये क्या है, एक दुर्गम टावर के आधार से एक ही सीध में दो बिंदुओं के टावर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। कर पाओगे क्या? वही एक साइड में एंगल बचेगा 30 का, एक में 60 का, बीच की डिस्टेंस आपको दी गई है। बच्चे आंसर दे पा रहे हैं 50√3, बहुत बढ़िया। 50 गुणा 1.732, 1.17 86 के आसपास आंसर बनेगा, 86 के आसपास उत्तर बनेगा, और ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। छोड़ दूं सवाल क्या आपके लिए? 21 नंबर सवाल छोड़ दिया जाए आपके लिए। आप समझ गए ना, √3 - 1 का मल्टीपल बनेगा, √3 - 1 का मल्टीपल बनेगा 180 के, √3 - 1 गुणा कर लो, खत्म बात।
180 के गुणा में √3 माइनस 1 बनेगा। ये 30 45 को इतनी बार बता दूंगा कि ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में बात ऐसी फिट हो जाएगी, तुम जीवन में इनको भूल नहीं पाओगे। तुम्हारा मन करेगा भूलने का कि आज तो चलो भूल जाता हूं, फिर भी नहीं भूल पाओगे। 1 1 और ये √3 माइनस 1 बनेगा, खत्म। 1 की वैल्यू इतनी, √3 की वैल्यू √3 माइनस 1 और ये 180 बेटा। कई बार इस प्रकार की चीजों को देखकर तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, कुछ नहीं है, ऊपर वाली ये जानकारी फर्जी है, इसमें से √3 कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन आएगा, ऊपर बचेगा √3 माइनस 1 बटा 10 किलोमीटर। किलोमीटर को आप 1000 से गुणा करके मीटर में कन्वर्ट कर पाओगे बेटा? ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये फालतू में किलोमीटर की बात कर रहा है। एक्चुअली पी और क्यू के बीच की दूरी है ना, वो पता है कितनी है? √3 गुणा √3 माइनस 1 बटा 10, इतने किलोमीटर है, किलोमीटर। तो आपने जब ये गुना किया होगा, ये एक जीरो कट गई होगी, तो √3 माइनस 1 और ये 100 मीटर, इतनी दूरी आएगी। फिर आगे सवाल सेम है, अब आगे सवाल तुम्हें सेल्फ करना है, उसके तरीके तुम्हें नहीं बताए जाएंगे। ये देखो जी, 30 मीटर की सीढ़ी 15 मीटर लंबी दीवार के विरुद्ध इस प्रकार खड़ी है कि दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है। अब इसमें ये सीढ़ी है बच्चों, सॉरी, ये दीवार है 15 मीटर की और सीढ़ी है 30 मीटर की। रेशो देखो, रेशो भैया, रेशो देखो, ये 15 है, यानी 1, ये 30 है, 2, 1 2, तो ये √3 हो गया। ये वाली कहानी तो 30 डिग्री पे बनती है, खत्म। सवाल करने का मतलब ही नहीं है बेटा, अपने आप सवाल बन रहे हैं, अपने आप। हाइट एंड डिस्टेंस से इजी कोई बात नहीं होती है। मेंस में एक सवाल मिलेगा, इतना आसान मिलेगा, कर लोगे सवाल क्या? बस ये देख लेना दोनों बिंदु सेम साइड में या अलग अलग साइड में है। बढ़िया सवाल दोस्तों, बढ़िया सवाल है। एक आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका सम 90 डिग्री हो। ऐसे बेटा दो कोण जिनका सम 90 डिग्री हो, जिनका योग 90 डिग्री हो। अब देखो दोनों एंगल 45 45 तो बनेंगे नहीं, तो आप 60 और 30 मान लोगे, है ना? जब आपको पता है पी और क्यू के दो बिंदु से 10 मीटर 3 ऊंची इमारत से आंकलित किए गए हैं, उन बिंदुओं के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री मान लो। आपको जरूरी है उसमें 37 और 53 मानना? तुम 60 और 30 को मान लो, क्या फर्क पड़ता है? 60 और 30 को मान लो बेटा, बन जाएगा सवाल। एक ये एंगल, एक ही एंगल, इसको कितना 30 मान लें, इसको कितना 60 मान लें। आप चाहो तो थीटा और माइनस थीटा भी मान सकते हो, उसके आधार पर भी ज्ञात कर सकते हो बेटा। सवाल हो जाएगा ना? ये करके बताओ बेटा। 47 47 नंबर, सॉरी 47 मिनट हो गए हैं, तो आप ये सवाल ट्राई कीजिएगा। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आगे पढ़ते हैं कहानी बेटा। ब्रेक के बाद बातों को आगे पढ़ते हैं। विरेन भैया कोई बात नहीं, ब्रेक के बाद सवाल कर लेंगे। अगर इसमें दिक्कत आई, आपको लगता है कि उत्तर सही नहीं बन पा रहा आपसे, तो बेटा ब्रेक के बाद में इसे अपन रिपीट कर लेंगे, ठीक है भाई? परेशानी वाली कोई बात नहीं मेरे भाई। 5 मिनट का ब्रेक है, आगे मिलते हैं।
हाँ जी दोस्तों, बताइए बेटा सवाल का उत्तर बना क्या? सी आंसर बना, बढ़िया बात है बेटा। देखो अगर बेटा देखो आप इसमें ना एंगल को मानने की बात होती है। अगर आप मान लो कोई बच्चा कह रहा है मुझे 30-60 तो दिए नहीं, आपने कैसे मान लिए? पूरक कोण दे दिया तो पूरक के वो हर एंगल पे बात सेटिस्फाइड होनी चाहिए, पूरक के हर सिस्टम पे बात बननी चाहिए। अगर आप इस सवाल में थीटा और 90 माइनस थीटा करोगे तो भी बात बनेगी, तो भी बात बनेगी बेटा, मेरी बात को ध्यान देना। ये एक पॉइंट मान लिया P और एक मैंने पॉइंट मान लिया Q, इनके बीच की दूरी 20 मीटर है, 20 मीटर है। तो इमारत से बिंदु P की दूरी ज्ञात करनी है। ओके, नहीं है, 10√3 मीटर ऊंची इमारत है, 10√3, ठीक है। 10√3 मीटर ऊंची इमारत है, 10√3। P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। अच्छा, पहले कोण P की बात कर रहा है, बाद में कोण Q की बात कर रहा है, तो यहां आप P मानिएगा, यहां आप पॉइंट Q मानिएगा। P और Q दो बिंदु हैं, इनके जो अवनमन कोण आपने ऑब्जर्व किए ना, वो पूरक कोण है। बच्चा कह रहा है 30-60 को अगर मैं नहीं लेता तो क्या करेंगे? तो भैया देखो, आपको पूरक कोण बोल दिया ना, आप इसको थीटा मान लो, इसको 90 माइनस थीटा मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है? एक बात बताना, ए बी क्यू भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी पी भी राइट एंगल ट्राइंगल है। दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको लेकर चलने पड़ेंगे, दो राइट एंगल ट्राइंगल, उनसे बेटा टेन और कॉट की थ्योरम बनेगी, टेन और कॉट से चेक कर लोगे आप मुझे बताइए ट्राइंगल ए बी क्यू बताओ पहले, ए बी क्यू में 10 90 माइनस थीटा, इस चीज को आप एक्स मान लो एक बार, एक्स, ये 10√3 बटा एक्स बनेगा क्या? बताओ एक बार, 10√3 बटा एक्स बनेगा क्या? जी हां, 10 90 माइनस थीटा को अपन कहते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 10√3 बटा एक्स। बच्चों ने कहा जी हां सर, ये बात एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर सेकंड वाली थ्योरम में ट्रायंगल ए बी पी, यहां पर अगर मैं टेन थीटा ज्ञात करता हूं ना, तो 10√3 बटा एक्स प्लस 20 बनेगा, एक्स प्लस 20 बनेगा। अब एक सीधी सी बात है, आपको कहानी ये समझनी है बेटा, मेल कर दिया उसका, देख लेना, मेल कर देख 10 एक्स प्लस हो गया। अब टेन थीटा और कॉट थीटा देखो, आप इक्वल भी पुट कर सकते हो, आप चीजों को सॉर्ट आउट भी कर सकते हो। जैसे आपने कहा सर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक बन जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक बन जाएगा। ये यहां से भी तुम टेन थीटा ज्ञात करोगे तो वो आएगा एक्स बटे 10√3। ये दोनों चीजें इक्वल रखोगे, 10√3 बटा एक्स प्लस 20 बराबर एक्स बटे 10√3। इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, तब भी आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा, तब भी आपकी बात सही बन जाएगी। बालक कह रहा है पी और क्यू को चेंज क्यों किया? अरे भाई ये बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, आपने यहां से ना अवनमन कोण आंकलित किया, अवनमन कोण ये होता है, तो अवनमन कोण आंकलित किया, पहले पॉइंट पी का नाम दिया गया, तो पहले पी का कोण आंकलन होगा क्यू, बाद में आपने थीटा एंगल, बाद में आपने क्यू का आंकलन किया, क्यू का आंकलन बाद में, तो यहां क्यू माना जाएगा। नाम इस प्रकार से मिलिएगा जैसे आपको सवाल में क्रम दिया गया ना, वो क्रम बेटा ब्रेक ना हो पाए, वो क्रम टूट नहीं पाए, बस इस बात का ध्यान रखना। वाह बेटा वाह, कहां है घर आपका बेटा? दिल्ली में है? बड़ी सही लोकेशन है यार, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन, वाह जी वाह। तो आपका तो ये इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे बहुत बढ़िया प्रकार से बनता होगा। शानदार, फोटो देखकर ही बताओ बेटा, मजा आ जाता है। रियल में, मतलब रियल में सामने देखा तो मतलब क्या बात है जी। टीवी चलता नहीं है शीतल हमारे घर बेटा। चालीस मीटर ऊंचाई वाले टावर के विपरीत दिशाओं में दो बिंदु हैं। बेटा सुनिएगा, अब की बार टावर के विपरीत दिशाओं में दो बिंदु हैं। तो बेटा हैप्पी सॉल, जब नेक्स्ट इंडिपेंडेंस या कोई ऐसा फेस्टिवल आएगा बेटा, तब आपके घर पहुंच जाया करेंगे ना, वहां से मतलब पूरी परेड का सही में आनंद ले लिया करेंगे, ऐसा सही है? ये 40 मीटर है, ये 40 मीटर है। अपोजिट साइड में बच्चे, अपोजिट साइड में, एक साइड में एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, एक साइड में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड में 25 है, एक साइड वाला 60 है बच्चे।
तो ये 45 है, ये 40, तो ये भी 40 होगा। इतना सा पार्ट तो 40 आएगा। अरे इतना सा पार्ट तो 40 आएगा, ये बात तो पता लग गई आपको। हाँ, अच्छा इनमें रेशो पता है, 60 डिग्री के मामले में रेशो होता है √3 और 1। √3 और 1, √3 की वैल्यू है 40 मीटर, 1 की वैल्यू क्या आएगी 40 बटा √3। नंबर सी मिल कर दी, चेक कर दी ना, आंसर की लगा के। कितने पार्ट किए? 2 और कर दिए मतलब, तो वो भी कर दे, पहले वाला पार्ट पता नहीं कहां है। 40 बटे √3, 40 बटे √3 को आप लिख सकते हो क्या कि 40, 20 √3 कैसे करते कर दिया? अरे 20 √3 कैसे कर दोगे भैया? 40 √3, 40 बटा 1.73 लगभग, 40 बटा √3, 40 बटा √3 बेटा 60 डिग्री के मामले में, 60 डिग्री के मामले में, 60 डिग्री के मामले में बात वैल्यू ये बनेगी। अब 40 पॉइंट समथिंग आएगा, 40 पॉइंट समथिंग, तो ये वैल्यू लगभग कितनी बनेगी? अब देखो ऑप्शंस की बात है, उत्तर आपके सवाल का ये बनेगा 40 + 40 बटा √3, 40 + 40 बटा √3, 40 + 40 बटा √3। अब कोई बालक इसको ऊपर नीचे गुणा करेगा बेटा तो भी सवाल तो बन जाएगा। ऊपर नीचे अगर √3 से गुणा करूंगा तो ये 40 √3 बटा 3 लिख सकते हो इसको आप, इसको आप 40 √3 बटा 3 लिख लो, ऐसा काम कर लो। लेकिन तब भी बेटा कटेगा नहीं पूरा पूरा, तब भी देखो कटेगा नहीं, लास्ट में आपको थोड़ी बहुत गुणा भाग तो करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत मामला सॉल्व करना ही पड़ेगा। 3 एलसीएम आएगा, 120 + 40 √3, ये वाली बात बनेगी। तो 120 और 40 √3, घूम फिर के बात वही आनी है बच्चे। अंतिम स्टेप की ये गुणा भागाई तुम्हें करनी पड़नी है, 40 बटा 1.73 को सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसको तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये एक स्टेप को सॉल्व कर दीजिए, 400 बटा 173 कर लीजिए, खत्म बात। 400 बटा 173 कर दीजिए, एक स्टेप का बच्चे समय उसमें फंस जाएंगे बेटा अपन। 346 आएगा, ये 54 कट गया, 0.0 आ गया। 3 बार जा पाएगा कि 17 51? जी हाँ, 3 बार जा पाएगा, 3 बार जाएगा तो ये बनेगा 519, 210, एक बार जा पाएगा तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा, उत्तर बनेगा जी 63 बोला। 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है बच्चे, 23 पॉइंट समथिंग, 23 पॉइंट समथिंग का मतलब 63 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, उत्तर बनेगा डी आपके सवाल का। अब देखो ये सारे सवाल बच्चे, सारे सवाल वो आ गए जिनमें ना अपोजिट डायरेक्शन में लोग खड़े हैं। पहले वो सवाल थे जिनमें सेम साइड में थे, और अब ये अपोजिट साइड की बात चल रही है, अब ये अपोजिट साइड की बात चल रही है बेटा। हाँ तो बेटा शीट नंबर 9 और 2 तैयार है, मैंने भेज दी होगी आपको यार, भेजी नहीं क्या? अरे यार कुछ दिन से ना मामला इतना, छोड़ो। आ गई शीट, क्या बताना भैया? शीट नंबर 9 और 10 मिल गई आपको? नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास अभी, शीट नंबर 9 10 अभी आ जाएगी बेटा, मैंने मेरे एंड से सबमिट कर दी है, 1-2 मिनट में आप तक आ जाएगी बेटा। 2 व्यक्ति एक खंबे की विपरीत दिशाओं में खड़े हैं, 30 और 45, खंबे की ऊंचाई 50 मीटर, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आसान सवाल है, सेल्फ कर लीजिएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। शुभ टाइम से आना, लेट नहीं आना। मेंटली करने वाला सवाल है, मेंटली करने वाला सवाल है, मेंटली करने वाला। सूर्य भैया मुझे अभी अभी स्टाफ ने बना के मेल करी है, और मेल मैं आपको अभी भेज दूंगा, लेकिन उसके लिए क्लास बीच में हैंग हो जाएगी, तो ये क्लास पूरी हो जाएगी तब मैं आपको नंबर सीरीज भी A4 PDF में बना के डाल दूंगा। चिंता मत करो भैया, आज रात को मैं ऑफिस में ही हूँ, आज मुझे कई सारे काम करने हैं, तो अभी क्या है कि इस क्लास के बाद में ना 5:30 तक क्लास पूरी हो जाएगी, फिर मैं जाऊंगा उधर घर पे तौजी के 2 घंटे वहां बैठूंगा, और उसके बाद मैं वापस ऑफिस में आऊंगा, उसके बाद वापस से चीजें कर दूंगा बेटा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 डिग्री और 45 डिग्री का सवाल है बच्चों, सेम। अच्छा, इसमें दो खंबे हैं, सुनिएगा, दो खंबे हैं बच्चे। एक 20 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष और तल का उन्नयन और अवनमन कोण 20, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पिलर ऑफ ए हाइट ऑफ 20 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर पिलर इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बच्चे एक ही सवाल में ना, एक ही सवाल में दो अलग अलग पोल दे दिए गए। सुनिएगा, एक ये वाला पोल है बच्चे, 20 मीटर ऊंचे खंबे से, ये 20 मीटर ऊंचा खंबा है, ठीक है। इसके शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष और तल का एक और खंबा है बेटा, ये वाला। दूसरे खंबे के दूसरे शीर्ष और तल का उन्नयन और अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब कि बात यह है, एक खंबा तो ये दे दिया, दूसरे खंबे के शीर्ष का तो बनता है उन्नयन। मतलब कि आप थोड़ी कहानी को उल्टा बना दिया मैंने। इस 20 मीटर को इधर कंसीडर करो, इस साइड में, ये वाला 20 मीटर के खंबे से, 20 मीटर के खंबे से तो आपने ये वाला एंगल बना दिया, ये उन्नयन कोण है बच्चे, और ये इसका अवनमन कोण है, अवनमन। जानते हैं, देखो आपकी इस वाले पॉइंट से नजर जाती सीधी, नजर जाती सीधी बच्चे, सीधी नजर जाती। देखो उन्नयन कोण तो ये वाला है, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, और अवनमन कोण ये वाला है बच्चे, अवनमन कोण ये वाला 45 डिग्री है। क्या इतनी सी बात को समझ पा रहे हो? क्या बच्चे इतनी सी बात को समझ पा रहे हो? देखो 20 मीटर ऊंचा खंबा है एबी, एबी खंबे से सीडी खंबे के टॉप का तो बनता है उन्नयन। टॉप को तो देखते हैं ऊपर की तरफ है, तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। यानी इस पॉइंट को आप नाम दे लीजिए ई। ट्रायंगल ए सी ई का एंगल बनता है 30 डिग्री, और ट्रायंगल ए बी डी का एंगल बनता है बच्चे ये अवनमन कोण 45। एक बात बताओ यार, ये एंगल अगर 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 बनेगा क्या? अरे भैया शांति रखो, शांति। ये लो, ट्रायंगल ए बी डी की नजर पकड़ो, ए बी डी की ये वाली दूरी 20 मीटर बनेगी क्या? अगर ये 20 मीटर है बच्चे तो ए ई का मान भी 20 मीटर आएगा, और इस ईडी लाइन का मान भी तो 20 आएगा। ईडी लाइन का मान भी तो 20 आएगा, ईडी लाइन का मान भी तो 20 आएगा। 45 डिग्री के एंगल की बात चल रही है दोस्त, तो 20 की साइड आपने बता दी। अच्छा, 30 डिग्री के सामने की भुजा, बेटा 30 डिग्री के सामने की भुजा को अगर मैं 1 मानता हूं तो ये वाली साइड √3 हुआ करती है क्या? तो आप इस ए ई का मेजरमेंट आप कहेंगे ना माइंड में, तो माइंड में कहना सीखो। अब ये 20/√3 आएगा। अगर ये 20/√3 आएगा बच्चे, रेशो को लिखने की बात होती है। दूसरे खंबे की ऊंचाई कितनी बनेगी? दूसरे खंबे की ऊंचाई बनेगी 20 + 20/√3। 20 + 20/√3, इनमें से कौन सा ऑप्शन उत्तर बनेगा? कौन सा ऑप्शन उत्तर बनेगा वो आप बेटा वेरीफाई कर लीजिएगा। हमारा उत्तर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। एक ही सवाल में ए 20 कैसे आया? विकास भाई क्लास में लेट ज्वाइन किया है कि नींद में आ रहा है? जब ये बीडी 20 है तो क्या ए 20 नहीं आएगा? जब ये सीधी लाइन है, ये लाइन अगर 20 है तो ये लाइन भी 20 नहीं आएगी क्या? बेटा अलजेब्रा में बेटा क्वाड्रिक वाला पार्ट मैंने करवाया पूरा यूट्यूब पे बेटा, पूरा ही करवाया है, कंप्लीट ही करवाया है। दो बहुमंजिले इमारत के बीच की दूरी 60 मीटर है। पहली इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण तो दूसरी इमारत के शीर्ष से देखने पर जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है, 30 डिग्री बनता है। तो पहली इमारत की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिएगा मेरी बात सुनो बेटा, आर्यन भैया ये कहानी छोड़ दो बीच में, जो ये सवाल चल रहे हैं बेटा, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस के, इनको छोड़ दे बेटा। भैया डाउट है तो बेटा डाउट ग्रुप का यूज कर लो, या बेटा आस्क डाउट का यूज कर लो बेटा। यार समय बेटा क्लास में वैसे ही कम मिलता है यार, इसे डिस्टर्बेंस मत किया करो प्लीज। दो बहुमंजिले इमारत के बीच की दूरी 60 मीटर है। पहली इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण, देखो ये पहली इमारत है बच्चे, पहली इमारत का शीर्ष का अवनमन बनता है, यानी छोटा है। अवनमन का मतलब ये कोण नीचे बन रहा है, ये कोण नीचे बन रहा है बेटा, और ये इनके बीच की दूरी दे दी 60 मीटर। ये सवाल है 60 मीटर। दो बहुमंजिले इमारत के बीच की दूरी है 60 मीटर। पहली इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण जो दूसरी इमारत के शीर्ष से देखने पर जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है, 30 डिग्री बनता है। बच्चे ये अवनमन कोण बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये अवनमन कोण बनता है। यहां एक बंदा खड़ा है शीर्ष पे, तो ये वाला जो कोण बनता है ना, ये 30 डिग्री का बनता है। ये बिल्डिंग है 150 मीटर ऊंची। ध्यान देना, जब कभी आप ये समझ लो सवाल में
कि अवनमन कोण बनता है, इसका मतलब नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है, और जब कभी उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन, तो समझ लो कि ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है बच्चे, ये दूसरी बिल्डिंग 150 से छोटी आएगी। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये वाली दूरी तो 60 आपको पता ही है क्या भाई, ये वाली डिस्टेंस तो 60 ही आएगी ना। अब विकास बोलेगा 60 कैसे आई, मुझे नहीं पता कैसे आई, बस 60 होती है, समझ लो। ये वाला एंगल 30 डिग्री का, तो ये रेशो 1 और ये √3 बनेगा, ये रेशो 1 और √3 बनेगा। हाँ, डायरेक्ट समझ लीजिएगा, डायरेक्ट बेटा, ये वाली लाइन बनेगी 60/√3, ये वाली लाइन बनेगी 60/√3। 60/√3 का मतलब होता है 20√3। 20√3 को अगर मैं सॉल्व करूंगा 1.732 से अगर गुणा भी कर लूंगा बच्चे, तो आप कहना 3.462 बनेगा, सॉरी 34.62 बनेगा। कितना बनेगा? हमने कहा थी दूसरे टावर की, इस टावर की लंबाई बताओ, 150 माइनस 34.62, सॉरी 64, 150 में से 30 गए, 120, 116, 115 पॉइंट समथिंग आएगा, 115 पॉइंट समथिंग उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर तक के सवाल सारे क्लियर है बच्चे, 30 नंबर तक के सवाल सारे बालक कर पाएंगे। देखो आपको ये बातें मैंने पहले बताई, एक टावर के दोनों एंगल सेम साइड में हो, दोनों एंगल अपोजिट में हो, तब भी सवाल कर पाओगे। दो अलग अलग टावर की बात करें तब भी सवाल कर पाओगे। उनमें कहानी कैसे भी कॉम्प्लेक्स बना देगा, लेकिन सवाल तो 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का बनता है। इन्हीं के आधार पर सवाल बनेंगे। आ जाओ। दो खंभों की ऊंचाई 80 मीटर और 62.2 मीटर है। ये 80 और ये 62.2, ऐसे खंभे। इनके शीर्षों को 36 से जोड़ने पर 45 डिग्री का कोण बनता है। इनके शीर्षों को, ये शीर्ष अपन ने जोड़ दिए 36 से बेटा, सीधी लाइन से इनको जोड़ दिए ना, तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 45 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। तो भैया आप एक बात बता दो, ये पूरा टावर ये 62.5 का है, ये अगर 80 का है तो ऊपर 17.5 ही रहा होगा, और ये साइड भी 17.5 ही तो आएगी। खत्म। ऐसा ही सवाल है, सेम कर लोगे। 32 नंबर सवाल, 32 नंबर क्वेश्चन सेम है आपके लिए। 33 नंबर सवाल भी। ओ, भवन के शिखर से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ओके, मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, वही सवाल है बच्चे सेम। आप एक बात बता दो, देखो ये भवन है, भवन छोटा सा घर है आपका, 7 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर। और यहां एक मीनार है बच्चों, मीनार काफी ऊंची है। ओके, यहां से आपको क्या बताया, भवन के शिखर से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये वाला कोण बच्चों 60 डिग्री है। यहां से देखो ये लाइन मिलाओ, ऊपर वाला ये कोण 60 डिग्री का है, ये बात समझ लेना, ठीक है। और मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है बच्चे, यानी ये वाले पार्ट का अवनमन कोण 30 डिग्री है। इस एंगल को 30 मान लोगे क्या? 30। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना बड़ा सिंपल टास्क है बच्चे। और देखते हैं सवाल, कोई बढ़िया सवाल है तो। 7 या 21, 21 7 28 आंसर बनेगा। ये क्या है, ये क्या है? नहीं, ये सवाल आपको करना होगा। इस सवाल को देखते ही आपके माइंड में एक बात आ रही होगी ट्रिपलेट की। इस सवाल को देखते ही बात आ रही होगी ट्रिपलेट की। देखो बेटा, दोनों साइड में राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेंगे, दोनों साइड में राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेंगे। ऐसे सवालों के उत्तर ये 12-13 नहीं आया करते हैं। वही सेम ट्रिपलेट है, 2 बार यूज करना है। वही सेम ट्रिपलेट है, 2 बार यूज करना है बच्चे। गली के किनारे आधार से 9 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक एक सीढ़ी जो 15 मीटर लंबी है पहुंचती है। ये दीवार है 9 मीटर ऊंची, ये सीढ़ी है बच्चे 15 मीटर ऊंची। ये सीढ़ी है 15 मीटर, ये 9 मीटर ऊंची। अब कह रहे हैं ये 12 होगा, आपको पता ही है, लेकिन आपने कहा सर अगर यूज नहीं करें, देखो इस सीढ़ी को अगर मैं इधर लगाऊं, 12 मीटर ऊंची खिड़की है, 12 मीटर ऊंची खिड़की। भैया अगर 12 मीटर ऊंची खिड़की है तो सीधी सी बात है यार, ये 12, ये 15 और ये 9 आएगा, ये 9 आएगा। तो इस गली की चौड़ाई कितनी है? गली तो भैया 12 और 9 21 बनेगी पूरी पूरी। सवाल में 2 बार ट्रिपलेट का यूज किया गया था, तीसरा कोई काम नहीं है, केवल ट्रिपलेट को अप्लाई करना आना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल तो बना पाओगे आप लोग। वेरी गुड। ये थोड़ा सा सवाल है बढ़िया लेवल का, ध्यान से ट्राई करना। ट्रिपलेट का यूज करेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है।
एक इमारत के ऊर्ध्वाधर दीवार से 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी को लगाया जाता है। बच्चे ये एक इमारत है, इसके आसपास आपने एक सीढ़ी को लगाया, सीढ़ी एक स्टेयर लगाई। यहां सीढ़ी की लंबाई आपको दी गई है 25 मीटर, इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। तो ये वाला बेटा बताओ पॉइंट 24 मीटर आएगा क्या? अब कैसे आया बताने की नीड नहीं है, समझ लोगे आप, समझ लोगे कि ये बात कैसे बनी, ये तुम्हें पता है, ठीक है। अब कहता है बेटा सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर खिसक जाए। कई बार सीढ़ी स्लिप हो जाती है ना बेटा, कई बार सीढ़ी आप लगाते हो स्लिप हो जाती है ना ऐसे, तो सीढ़ी क्या हो गया ऐसे ना 4 मीटर नीचे खिसक गई, सीढ़ी 4 मीटर नीचे खिसक गई। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, सीढ़ी की लंबाई तो सेम रहेगी, अब मैं येलो कलर की बात कर रहा हूं, सीढ़ी की लंबाई तो सेम रहेगी बेटा। शीर्ष अगर 4 मीटर नीचे खिसक गया तो बताओ अब ये 20 आ गया, अरे 25 और 20 आ गया, 25 और 20 आ गया, तो ये वाली लाइन पूरी पूरी बताओ 15 आनी चाहिए क्या? ट्रिपलेट आपको पता है येलो वाला पूरा 15 मीटर बनेगा। हाँ। तो बताओ भैया अगर टॉप से ये 4 खिसका है तो बेस इसका 8 मीटर खिसक गया क्या? टॉप से अगर ये 4 खिसका है तो बेस कितना 8 खिसक गया। आई बात समझ में? आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि ट्रिपलेट का यूज कर रहे हैं बच्चे। एक तो ट्रिपलेट यूज किया 24 7 25 का, एक आपने ट्रिपलेट यूज किया 15 20 25 का, दोनों ट्रिपलेट का यूज किया गया था और इस सवाल में करने वाला कोई टास्क नहीं था। क्लियर? नहीं बेटा रेशो सेम क्यों रहेगा, रेशो सेम क्यों रहेगा भाई? हाइपोटेनियस की लंबाई सेम रहेगी बच्चे, लेडर जो लेडर बेटा पीडी है उसकी लंबाई सेम रहेगी, रेशो सेम थोड़ी रहेगा, रेशो तो बदल जाएगा। जब आप लेडर को बेटा मूव करोगे दाएं बाएं किसी एंगल पे तो उसकी जो मतलब रेशो की बात है बेटा बदल जाएगी वो तो। आप एक बात समझो, आपने सवाल देखा ये 12 है, ये 5 है और ये 13 है, तो इनका रेशो बनता है 12 5 13। अब कल को मान लो थोड़ी सीढ़ी नीचे खिसक गई, सीढ़ी नीचे खिसक गई और खिसक कर ये सीढ़ी ऐसे यहां तक पहुंच गई, मान लो ये 5 मीटर नीचे खिसक गई, मान लो 5 मीटर, तो ये दूरी आ गई 7, ये 13 और ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ये तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा। तो रेशो ये सेम बन जाए ये कोई बात थोड़ी है बेटा, तो सवाल ही सेम बनेगा। लेंथ सेम रहेगी वो कभी चेंज नहीं होती, जब भी कभी सीढ़ी खिसकाओगे तो सीढ़ी की लंबाई सेम होनी चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह अनुमान लगाता है कि इमारत पर झंडे और शीर्ष के तल का उन्नयन कोण 60 और 45 है, फ्लैग स्टाफ की ऊंचाई ज्ञात करो। सेम सवाल है आपके लिए करना है बेटा। ये टावर के उत्तर में एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर तैनात है, टावर का उन्नयन 30 और 45 है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करते हैं आपको करना है। एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल मीनार से 20√3 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंख से मीनार की शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो मीनार की लंबाई ज्ञात कराए। जब मीनार की लंबाई ज्ञात करोगे ना तो बाद में उसमें 1.6 और जोड़ना बच जाना, इस सवाल में 1.6 और जोड़ना है, बाकी तो ज्ञात कर ही लोगे, दिक्कत नहीं है, बस 1.6 को और ऐड करना होगा, 1.6 को और ऐड करना होगा। उतना क्यों होगा भैया, उतना नहीं होगा, अलग होगा। उतना कैसे हो जाएगा, अलग हो जाएगा। साठ और 45 डिग्री की बात ही है, अभी 15 का सवाल नहीं आया, ये सेम सवाल है आपके लिए। अरे उस सवाल में इतना पैनिक होने की नीड नहीं है, सेम नहीं होता वो, रेशो अलग अलग बनता है बेटा। 200 मीटर ऊंचे एक शिखर की चोटी से प्रेक्षक के दक्षिण में स्थित दो नावों के अवनमन कोण 60 और 30 है, सेम सवाल है ये भी। एक झंडे के स्तंभ से एक छोटा दूरी पर खड़ा है, झंडे को देखता है तो उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनता है, झंडे के स्तंभ की ऊंचाई 10 फीट है, झंडे के स्तंभ और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। आसान सवाल है आपके लिए, सेम वही सवाल है। 30 और 45 के सवाल चल रहे हैं बेटा, 30 और 45 के सवाल चल रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। मीनार से 36 समतल तल पर खड़ी है, 7 मीटर ऊंचा झंडे के तल और शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 45 है। ये 30 और 45 का डेटा कितना काम आ रहा है भाई है। मीनार के शीर्ष पर मीनार की ऊंचाई का 1/5 भाग ऊंचा झंडा लगा हुआ है, समतल से झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, उसी स्थान पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है, तो tan थीटा का मान ज्ञात करोगे। 44 बेटा आपने बताओ ट्राई किया हुआ कि नहीं हुआ? 44 नंबर सवाल बेटा बना के बताओ, जल्दी से बताओ, फिर बात करते हैं। किया पर हुआ नहीं, आर यू श्योर से? तुक्के मत मार देना बेटा,
अगर सवाल नहीं बन पाया तो भी बता दो, पानी खत्म हो गया, बिना पानी के क्या करें। यहां तक पहुंचे नहीं क्या? कोई बात नहीं, सुनो। हाँ सोनम बेटा, फिक्स बात, कोई बात नहीं। आपने कभी सवाल ट्राई किया सोनम घर पे एक बार भी? सोनम जो आप कह रहे हो सवाल हमसे हुआ नहीं, क्या एक बार आपने ट्राई किया था घर पे? समझ गया ना बात तुम्हारी। फिर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो कि हुआ नहीं, करवा दो। पानी है, उसका लॉक खोलो रूम का। चाबी देखो बाहर पड़ी होगी, देखो एक बार ड्रॉर में। एक मिनट रुको बच्चे, ये देखो ड्रॉर में पड़ी होगी, इसी साइड में भी नहीं है। चल कोई नहीं, 10 मिनट रहेगा क्लास। हाँ ठीक, करेंगे टाइम पास। सुनो भैया, देखो एक सीधी सी बात है, आप सवाल की बात को समझें। आपको यह बताया एक मीनार के शीर्ष पर मीनार की ऊंचाई का 1/5 भाग ऊंचा झंडा लगाए। ये एक मीनार है दोस्तों। देखो इतनी ऊंची तो मीनार होती है, मान लो ये इतनी तो मीनार है, इतनी मीनार है यहां तक नीचे वाली, ये इतनी एक बिल्डिंग है, और इसके ऊपर आपने लगा दिया एक झंडा, इसके ऊपर आपने लगा दिया एक फ्लैग। ये बता दीजिए, अगर मैं इस मीनार की ऊंचाई को 5 यूनिट मान लेता हूं, 5 यूनिट, तो ये ऊपर वाला जो फ्लैग है बच्चे, इसकी ऊंचाई 1 यूनिट मानी जाएगी क्या? 5 और 1 का रेशो बनेगा, बता दो बेटा। समतल से झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बेटा यहां से अपन इस शीर्ष कतई पास बना दिया, एकदम पास में, पेन चलता भी नहीं है, आपको पता है। ये लो, ये लो। अगर मैं यहां से बेटा, यहां से ये थीटा एंगल देखता हूं ना, तो ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। 45 डिग्री के मामले में, 45 डिग्री के मामले में अगर ये पूरी लाइन 6 है तो ये भी 6 बनेगा क्या? बताओ एक बार। अगर पूरी लाइन 6 है तो ये भी 6 बनेगा क्या? 45 है, परपेंडिकुलर बेस इक्वल होंगे। आपने कहा सर वो तो बात ठीक है, लेकिन इस समय ये जो व्हाइट वाली लाइन का मैंने एंगल देखा ना, मीनार का तो टॉप यहीं तक है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा। तो tan थीटा का मान आपको बताना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट बनना चाहिए। बताओ, कोई फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस लैंग्वेज को समझने वाली बात थी, उत्तर बनना चाहिए 5/6। हाँ, बड़े इजी फिजी क्वेश्चन है ये तो। अब यही सवाल आप कर लोगे डिट्टो। ये वाला मैंने आपको बता दिया, जमीन तल पर लंबवत रूप से खड़ा एक खंबा एक चिन्ह द्वारा 1:9 के अनुपात में बांटा गया है। ओके, खंबे के पैर से 15 मीटर दूरी पर स्थित एक किसी स्थान से ये दोनों हिस्से बराबर कोण बनाते हैं। अच्छा, दिस बोथ पार्ट मेक एन इक्वल एंगल फ्रॉम एनी प्लेस एट अ 15 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ पोल। इफ डाउन पार्ट इज लेस देन द अपर पार्ट देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी यह बात संभव है क्या कि ये दोनों पॉइंट अगर एक ही साइड में होते तो सेम पॉइंट से दोनों का एंगल सेम बन जाता? एक मिनट में आओ बच्चे, 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। निशांत सिंह, तुम्हें क्या समस्या हो गई? ठीक, जमीन पर लंब रूप से खड़ा एक खंबा किसी चिन्ह द्वारा 1:9 के अनुपात में बांटा गया। देखो बेटा, एक पोल है और ये भी तुमको बताया गया कि नीचे वाला हिस्सा 1 है तो ऊपर वाला हिस्सा क्या है? 9। बेटा नीचे वाला हिस्सा 1 है, देखो नीचे वाला हिस्सा छोटा है और ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है, 1:9 में इसको बांटा है। ठीक है, यहां से 15 मीटर दूर बेटा, 15 मीटर दूर ना,
इस पॉइंट से आपने 15 मीटर दूर कर दिया, 15 मीटर दूर दो बिंदु, एक बिंदु है ये, यहां से ये दोनों भागों का एंगल इक्वल है, यानी इक्वल एंगल में बराबर कोण बनाते हैं। आप ये समझना, इक्वल एंगल का मतलब ये ऊपर वाला कोण भी थीटा है और नीचे वाला कोण भी थीटा है। दोनों भागों के अगर मैं एंगल देखता हूं बेटा, बोथ पार्ट मेक एन इक्वल एंगल, इस पॉइंट से दोनों एंगल इक्वल बनते हैं। ये ऊपर वाला एंगल भी थीटा, इस एंगल का नाम भी थीटा। थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए इसको आप ए बी सी डी कर लेना, ए बी सी डी कर लोगे बेटा। और यहां बताओ, ज्योमेट्री का एक नियम जानते हैं, ये बच्चों एंगल बाइसेक्टर बन गया क्या? ये जो लाइन सीडी है बच्चे, सीडी, क्या ये इनका एंगल बाइसेक्टर बन गया? एंगल बाइसेक्टर, हाँ। जब एंगल बाइसेक्टर बनोगे तो भुजाओं की आप रेशो भी ज्ञात कर पाओगे। जब ये वाली साइड आपको पता है 15 मीटर की है, दिस साइड इक्वल टू 15 मीटर बेटा, तो आप दूसरी साइड भी ज्ञात कर पाओगे, 135 मीटर आएगी। 135 पर और 15 पे ट्रिपलेट लगा पाओगे। 135 का और 15 का अगर मैं लगाऊंगा ट्रिपलेट, तो क्या बनेगा ये 135 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 135 का मतलब ये बनेगा, एक मिनट रुक जा अंशुल बेटा, 13 गुणा 14 182 25, और ये बनेगा 225, तो ये बनेगा 180 00। 180 00 का मतलब ये होता है 36 पांजा 180, 36 पांजा 36 गुना 5 गुना 100, 60√5 ऑप्शन में है क्या? ठीक है बच्चे, आज समय कम है बेटा, आज समय कम है, अगली बार बताऊंगा डिटेल में इसके बारे में आपको। अरे बताया नहीं बेटा, समझाया ही नहीं, ये तो मैं देख रहा था कि आपको ये थ्योरम के अकॉर्डिंग उत्तर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बता दिया बेटा। बात करेंगे कल इसके बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे कल डिटेल में। उत्तर इसका सी बनेगा, थ्योरम ये काम करेगी, ये साइड कैसे बनी, क्या तरीका बना, बात करेंगे कल बेटा, ठीक है। अभी नहीं, मैंने स्क्वायर किया था बेटा, थोड़ी मैंने स्क्वायर किया था माइंड में, कैसे किया था कल बताऊंगा, ठीक है। आज समय कंप्लीट हो गया, अभी जाना है बेटा मुझे, कल मिलते हैं, धन्यवाद।